नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी का जो सिलेबस है या फिर जो भी ये बुक्स वगैरह है उसमें यूजुअली होता है कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बेसिक किस तरीके से तैयार करें। हम में एक कमी होती है, हमने सोचा जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है और जो हिंदी मीडियम है वो ये सोचते हैं यार हमारा पढ़ा हुआ है, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी मैं क्यों पढूं। एक्चुअली ये ही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। बेसिक से हम ये सोचते हैं नहीं यार 6 वाला आता है, 7th वाला आता है। इवन मुझे तो 11 12 का भी आता है, मेरे अच्छे मार्क्स थे, मैं टॉपर था स्कूल का, मैं टॉपर थी स्कूल की। तो स्टार्ट ऐसे सोचते हैं कि नहीं हम तो जो एडवांस बुक है उन्हीं से शुरू करेंगे, उन्हीं से पढ़ेंगे और उन्हीं से हमारा बेसिक हो जाएगा और उनसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो डिमांड है ना उसके अकॉर्डिंग हम नहीं चल रहे होते हैं। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं, जो बेसिक जो समझ है वो हमें कहीं ना कहीं शुरू करनी पड़ेगी। बिल्कुल हमें फिर से ग्राउंड में जाना होगा। ग्राउंड इन द सेंस हम क्विकली 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में 11th 12th की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की वो एक्चुअली उस जो 6 से 10 तक की जो बुक्स हैं उन्हीं का एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा, मतलब उनमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। लेकिन हम बेसिक को कवर करने के लिए 6 से 10 तक की एनसीईआरटीज़ भी कंप्लीट करेंगे। तो 11th और 12th का एक अलग सेक्टर होगा, 6 से 10 तक का एक अलग सेक्टर होगा। और इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी से, उसके बाद में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और अदर जो एनसीईआरटीज़ की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको कवर करेंगे। ज्योग्राफी की जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी, ऐसा टॉपिक का नाम है पहले चैप्टर का। सौर मंडल में पृथ्वी इट मीन्स कुछ ऐसे दिमाग में कभी ये नहीं सोचा कि यार हम इतने बड़े ब्रह्मांड में रहते हैं, पृथ्वी पे भी हमारा कितना सा छोटा सा अस्तित्व, इतनी लगभग 750 करोड़ पॉपुलेशन के अराउंड। तो ये सोचने पे एक सामान्य इन्फॉर्मेशन, सामान्य जिज्ञासा में भी होता होगा कि यार इतनी बड़ी पृथ्वी पे हम इतने से पॉइंट है और पृथ्वी भी खुद एक पॉइंट है कहीं ना कहीं। जैसे ब्रह्मांड को ले लो, ब्रह्मांड से फिर आकाशगंगा, आकाशगंगा में सौरमंडल, सौरमंडल में पृथ्वी, पृथ्वी से भी कई गुना बड़े ग्रह। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है हमारा बृहस्पति। तो बहुत छोटा सा अस्तित्व है, इवन पृथ्वी का एक बिंदु जैसा अस्तित्व है, तो हमारा कहाँ है। लेकिन फिर भी हमें इन्फॉर्मेशन या फिर हमें जिज्ञासावश जानना चाहिए कि सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति कैसी है, और यहाँ से बेसिक से इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, जो पूरे चैप्टर को मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। अगर बोर्ड पे लिख के पढ़ना है तो ठीक है, अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो हम इस तरीके से बनाएंगे कि नोट मेकिंग बना के और नोट्स को हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे पीडीएफ में, और बाकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो यहाँ पे बोर्ड पे हम पूरी करेंगे। तो ये आप हमें कमेंट्स करके कि कौन सा वे आपको अच्छा लगा। चलो तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर का नाम हमने जैसे देखा कि सौरमंडल में पृथ्वी, तो कहीं ना कहीं हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सौरमंडल की स्थिति देखते हैं पहले। तो सौरमंडल की स्थिति क्या है? ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं, बहुत सारी आकाशगंगाओं में सौरमंडल्स। जो सौरमंडल है उसमें तारे, ग्रह, उपग्रह, पिंड, उल्का पिंड और बहुत सारे नक्षत्र मंडल और ये मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि आकाशगंगा की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। आकाशगंगा को अगर डिफाइन करें तो क्या है? लाखों तारों का समूह एक पट्टी के रूप में स्थित होती है। तो जैसे ये चित्र देख सकते हैं डायग्राम, कि जो आकाशगंगा का डायग्राम बनाया है जिसका लाखों तारों को समूह जो पट्टी रूप में होते हैं। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम मंदाकिनी है। तो यहाँ पे हम यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ हमारे पास सौरमंडल और जो तारे, ग्रह, उपग्रह, पिंड, ये वाला एरिया है, यही हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि हम जो चैप्टर में दिया है वो ही पढ़ेंगे, अदरवाइज़ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इनसे रिलेटेड। जैसे पृथ्वी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, जो ग्रह हैं उनके उपग्रहों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो अभी हम वो इस चैप्टर में गैदर नहीं करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप 6, 7, 8, 9, 10th की क्लासेस जब कवर कर रहे होंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टेप वाइज हमारी कवर होती रहेंगी।
स्लो स्टडी में और बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना है। तो हमने देखा सौरमंडल की जो स्थिति है वो। अब सबसे पहले हम देखते हैं सौरमंडल की डेफिनेशन। सौरमंडल की डेफिनेशन को अगर देखें तो सौरमंडल एक परिवार है। परिवार किसका? सूरज का। सूरज के इर्द गिर्द हमारा जो सन है, जो हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है, तो उस ऊर्जा के स्रोत के इर्द गिर्द जितने भी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड और जो खगोलीय पिंड है वो चक्कर काट रहे हैं। तो वो सूर्य के परिवार हैं जो उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो डेफिनेशन में हमने ये लिखा है, जहाँ अगर इसको वैसे बनाया जाए, पूरे अगर लाइन में लिखा जाए, तो जो सूर्य है वो एक तारा है। उसको केंद्र में रखते हुए जो ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, इनका जो परिवार है उसको सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के बाद में कुछ जो सौरमंडल की जो डायग्राम है वो देखते हैं। सौरमंडल के डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं? सूरज है। सूरज के बाद में अगर सूरज से दूरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो उसके बाद में हमारा जो ग्रह है वो आता है बुध। बुध के बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये इनकी सूरज से बढ़ती हुई दूरी के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है, हमने ये चित्र बनाया है। ये बहुत कुछ दिखा रहा है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा क्या होती है, क्योंकि सूरज के चारों तरफ जो ग्रह हैं वो एक अपनी कक्षा में चक्कर काट रहे होते हैं। तो उसमें कक्षा में क्या है, एक ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य परिक्रमा कर रहे हैं दीर्घवृत्ताकार में। अब दीर्घवृत्ताकार क्या होता है? वृत्त बिल्कुल गोल होता है, लेकिन वृत्त तो ये है बिल्कुल, और दीर्घवृत्ताकार ये। तो यहाँ बीच में हमारा सन है, ये सन है और ये अन्य ग्रह हैं और ये अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सन है और जो ग्रह है उनकी अपनी अपनी कक्षा होती है। ये एक दूसरे के कक्षा को काटते नहीं हैं। अगर काटेंगे तो ये ग्रह नहीं कहलाएंगे, वो आगे देखेंगे हम। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे एक रेड कलर से क्षुद्र ग्रह पट्टी, जो चट्टानी टुकड़े हैं वो भी इसी एक कक्षा में चक्कर काट रहे हैं, तो इसको क्षुद्र ग्रह पट्टी कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी किसके बीच में मिलती है? मंगल ग्रह और बृहस्पति जो ग्रह है उसके बीच में। इसका अब क्षुद्र ग्रह यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। असंख्य छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चक्कर काट रहे हैं, और इनका निर्माण कब हुआ? जब अन्य ग्रहों का जो निर्माण हो रहा था उन्हीं में विस्फोट की वजह से इनका निर्माण हुआ था। जो ग्रह से दूर हो गए लेकिन ग्रहों में इंक्लूड ना हो पाए और छोटे टुकड़े हैं, और उन्होंने भी जो ग्रेविटेशन फोर्स है सन का उसमें एक कक्षा में चक्कर काट रहे हैं, जो क्षुद्र ग्रह पट्टी के रूप में हम देख पा रहे हैं। इसमें अन्य जो और टर्म्स हैं, जो अपन सौरमंडल है उसके अंदर जो अन्य टर्म्स है, जैसे उल्कापिंड है, खगोलीय पिंड और नक्षत्र मंडल। तो सबसे पहले उल्कापिंड को देखते हैं। उल्कापिंड भी छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चक्कर काट रहे हैं, जो कभी कभी पृथ्वी पे भी आ जाते हैं। हमने कई बार टूटते हुए तारों को देख के विश मांगी है, वो टूटते हुए तारे उल्कापिंड होते हैं। तो जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे होते हैं तो जो वायुमंडल का जो घर्षण है उसकी वजह से वो जल रहे होते हैं। कुछ तो नष्ट हो जाते हैं लेकिन कुछ पृथ्वी पहुंच जाते हैं। उल्कापिंड का जो एग्जाम्पल है हम देख सकते हैं, शूटिंग स्टार, हमने जैसे अभी बात करी शूटिंग स्टार, हम जब विश मांगते हैं तो भारत में इसका एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र का जो बुल्ढाना ज़िला है वहाँ पे उल्कापिंड से बनी हुई लोनार झील, जो खारे पानी की झील है, तो उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से बनी है। तो ऐसे ही जो उल्कापिंड है वो बहुत सारे पृथ्वी के वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं खगोलीय पिंड क्या होता है। खगोलीय पिंड मतलब खगोल, जो ये पूरा एरिया है उसमें कौन कौन से पिंड होते हैं, उसमें अलग अलग होते हैं। कुछ का खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है और कुछ का खुद का नहीं होता, वो दूसरों से एनर्जी लेते हैं। फॉर एग्जांपल खुद के जो स्वयं के ऊष्मा और प्रकाश युक्त होते हैं वो तारे होते हैं। फॉर एग्जांपल सन एक खुद खगोलीय ऐसा पिंड है जिनकी खुद की ऊष्मा और ऊर्जा होती है। तो जो स्वयं के ऊष्मा प्रकाश युक्त जो खगोलीय पिंड है उनको क्या कहते हैं? जैसे एग्जांपल तारा देख सकते हैं, स्वयं के प्रकाश और ऊर्जा युक्त होते हैं सूर्य के समान, लेकिन दूरी अत्यधिक होने के कारण छोटे दिखाई पड़ते हैं। छोटे दिखाई पड़ते हैं ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक उड़ता हुआ हवाई जहाज
आपने हवाई जहाज़ एयरपोर्ट पे देखा हो और एक उड़ता हुआ देखा हो, तो एयरपोर्ट पे आपको विशालकाय दिखेगा, लेकिन उड़ता हुआ बहुत छोटे से बिंदु के रूप में। तो उसको इस यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं कि सूर्य के समान होते हुए, लेकिन सूर्य से भी कई गुना बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी छोटे दिखाई पड़ते हैं। और कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है और वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रह। अब ग्रह जैसे पृथ्वी है वो सन से ऊर्जा लेती है। वहीं पे अगर ग्रह की डेफिनेशन देखें तो ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट, अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा से लिया हुआ प्लेनेटाइड शब्द से है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, मतलब जो चक्कर काट रहा हो या फिर जो चारों ओर घूमने वाला हो, इसका अर्थ है ये। तो ग्रह हमने देख लिया, ये एरिया हमने कवर कर लिया। अब हम सौर मंडल का लगभग जो इस चैप्टर में है वो हमने कंप्लीट किया है। सौर मंडल के बाद में हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। अब जो सन से पृथ्वी की जो दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। एक वर्ष में जितना प्रकाश ट्रैवल कर लेता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमी जो एरिया है उसमें जो यूनिट है, उस एक यूनिट है प्रकाश वर्ष दूरी को नापने की, वैसे ही 15 करोड़ किलोमीटर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में माना जाता है। तो जो सन से अर्थ की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। वहीं पे जो पृथ्वी से चांद की दूरी है वो लगभग है 3,84,400 किलोमीटर। दूरी बहुत कम है, लेकिन सूरज की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी हमें लगभग बड़ा ही दिखता है सूरज से। तो उसके बाद में देखते हैं पृथ्वी के संबंध में अन्य इन्फॉर्मेशन। वहीं पे चांद के बारे में जो हमारा उपग्रह है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है शुक्र। शुक्र को देखते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों? लगभग पृथ्वी और जो शुक्र की आकृति है और आकार है लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होने की वजह से इसको जुड़वा ग्रह कह देते हैं। वहीं पे पृथ्वी सूरज से दूरी के मामले में तीसरा ग्रह। आइए देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कौन है? बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, तो तीसरा बड़ा। और आकार के मामले में देखें तो पांचवा बड़ा ग्रह है, क्योंकि जो बाह्य ग्रह हैं वो आकार में तुलनात्मक रूप से बड़े हैं। वहीं पे जो पृथ्वी है उसके आकार को अगर देखा जाए, डिफाइन किया जाए, तो उसको भू-आप, ध्रुवों के चारों ओर चपटी होने की वजह से उसको भू-आप आकृति के नाम से जाना जाता है। वहीं पे जीवन अनुकूल परिस्थिति हैं। पृथ्वी पे जीवन अनुकूल परिस्थिति कहने का मतलब वायुमंडल है और टेम्परेचर एक वेरिएबल टेम्परेचर है जिसमें जीवन संभव है। तो जीवन अनुकूल परिस्थितियां हैं पृथ्वी पे। पृथ्वी से आगे बढ़ते हैं अन्य ग्रहों की तरफ, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, और इसके सन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। कई ग्रहों पे वायुमंडल भी उपस्थित नहीं है, तो इसलिए जीवन अनुकूल परिस्थितियाँ पृथ्वी पे ही हैं अभी। पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा है, अन्य ग्रहों के भी उपग्रह हैं, वो हम फर्दर क्लास हैं जैसे 7th, 8th, 9th उसमें देखेंगे। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी पे प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के उपग्रह हम उपयोग में लेते हैं। प्राकृतिक जो चंद्रमा है, मानव निर्मित इनसेट, IRS, बहुत सारे ऐसे और भी जो मानव निर्मित उपग्रह हैं वो हैं, जो यहाँ पे सन के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जो उपग्रह हैं वो हम ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, पृथ्वी यहाँ पे पूरे दीर्घवृत्ताकार में सन के चक्कर काट रही है, लेकिन यहाँ पे चांद पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। तो ग्रह, उपग्रह और सन का जो ये कॉम्बिनेशन है वो ही हमारे जो ग्रहण और ग्रहण की जो स्थिति होती है उसको उत्पन्न करता है। तो चंद्रमा ग्रहों के चक्कर काटता है। पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा होता है, और इसी समय में वो अपने अक्ष पर घूम रहा होता है। अपने अक्ष पर घूमना कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल इसको चांद मान लेते हैं क्या है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूम रही है, साथ साथ सन के भी चक्कर काट रही है दीर्घवृत्ताकार में। साथ साथ में जो
पृथ्वी है, ग्रह है, और इसका जो उपग्रह है चांद। तो ये अपने अक्ष पे भी राउंड कर रहा है, ये ऐसे अपने अक्ष पे ये राउंड कर रहा है ऐसे, साथ साथ में पृथ्वी पे भी चक्कर काट रहा है। तो पृथ्वी में चक्कर काटने में 27 दिन लेते हैं, लगभग उतने ही दिन अपने अक्ष पे राउंड करने में भी लेता है। हमें देखना है जो ग्रह है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, जो सौरमंडल की जो स्थिति है उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है, यूजुअली ये पूछ लिया जाता है कुछ एग्जाम्स में। जीवन की संभावना वाला जो एरिया है उसको गोल्डीलॉक जोन कहते हैं, जहाँ पे हमारे जीवन की संभावना होती है। तो ऐसी क्या स्थिति है जो पृथ्वी पे है या फिर जो आंतरिक ग्रह है उनमें है, और जो बाह्य ग्रह है उनमें क्या डिफरेंस है। सूर्य है, सूर्य सेंटर में है हमारे सौरमंडल के। उसके बाद में ग्रह हैं बहुत सारे, जो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो ब्लू कलर से जो दिखाए हैं वो आंतरिक ग्रह हैं। फिर हमारी क्षुद्र ग्रह पट्टी है जो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को बीच में से डिवाइड करती है। और उसके बाद में है बाह्य ग्रह जो ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है ये वाला। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में डिफरेंस देखते हैं। सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होगा, सूर्य से दूरी इनकी कम है, इनकी ज़्यादा है, ठीक है, ये हम आराम से देख सकते हैं। लेकिन इसको अगर एग्जाम्पल के साथ देखा जाए, बुध है 58 मिलियन किलोमीटर दूर, लेकिन वहीं पे बृहस्पति, यहाँ पे लिखना भूल गए हम, बृहस्पति, तो बृहस्पति की दूरी 778 मिलियन किलोमीटर दूर। तो इसकी दूरी, बुध की दूरी और बृहस्पति की दूरी अगर हम तुलना करें तो बहुत ज़्यादा है। वहीं पे अगर निर्माण की स्थिति देखा जाए तो जो आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टानी हैं, लेकिन जो बाह्य ग्रह हैं वो गैसियस और तरल है, ठीक है। और आकार, जो आंतरिक ग्रह हैं उनका आकार छोटा है और जो बाह्य ग्रह हैं उनका आकार बहुत विशाल है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक बृहस्पति जो ग्रह है उसमें 11 पृथ्वी समा सकती हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर में इंफॉर्मेशंस थी या फिर जो भी हमें कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर करने थे, वो देख लिया हमने। उसके बाद में कुछ टर्म्स दे रखी थी, फॉर एग्जांपल ये जियो, अगर इसमें लॉजी जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री, इसमें होता है पृथ्वी का मापन। और जियोइड, पृथ्वी के आकार के अनुरूप अध्ययन करना। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी, ये इन्फॉर्मेशन है, ये हमें समझ बनानी थी। और कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए तो प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लेता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा दिमाग में रहता है, याद रहता है कुछ एलिमिनेशन करने के लिए या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो कहीं ना कहीं अच्छा रहता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखने वाले, 21 जुलाई 1969 में। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 1984। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। वहीं पे चैप्टर में आर्यभट्ट जी का खगोल शास्त्री के रूप में जिक्र था, तो इसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी हैं। वहीं पे द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो हमारे जो सौरमंडल में जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनके नामकरण या फिर जिसको ग्रह के अंदर इंक्लूड करना है, रखना है, नहीं रखना है, उसके बारे में। तो पहले इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुई, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसने जो काम किया उसमें से एक एग्जाम्पल है, इन्होंने 2006 में प्लूटो को ग्रह से निकाल के बोने ग्रह में डाल दिया। प्लूटो कहाँ स्थित है, प्लूटो यहाँ था, अगर देखा जाए तो प्लूटो यहाँ था, लेकिन इसको कहाँ, किस में इंक्लूड किया है, बोने ग्रह में। अब बोने ग्रह में क्यों, क्योंकि ग्रह की जो डेफिनेशन है, तो इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसके द्वारा जो ग्रहों की जो परिभाषा दे रखी है वो उसमें सूट नहीं कर रहा था, इसलिए उसको 2006 में निकाल दिया कि आप ग्रह नहीं हो, आप बोने ग्रह में आते हो, ठीक है। तो इन्होंने ग्रह की परिभाषा का क्राइटेरिया क्या कर रखा है कि जो ऐसा पिंड जिसका खुद का गुरुत्वाकर्षण हो और गुरुत्वाकर्षण की वजह से गोल स्थिति में आ गया हो, लगभग गोल आ गया हो, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को हम जानते हैं कि गोल है। दूसरा है स्वयं की कक्षा साफ करने जितनी स्थिति हो, कहने का मतलब अपनी कक्षा को साफ कर ले, जो कक्षा में आने वाले जो छोटे छोटे पिंड हैं या फिर जो भी हैं उनको गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपने में समाहित कर ले या फिर नष्ट कर दे, तो अपनी कक्षा को साफ कर ले।
तीसरा है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हूँ। एक और है छोटा कि किसी और जो ग्रह है उसकी कक्षा में इंटरफेरेंस ना करता हो। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन, ये जो डेफिनेशन है वो दे रखी है। इसके बाद में देखते हैं आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे। खगोलीय पिंड और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। वहीं पे आर्यभट्ट जिन क्या क्या उनके जो अध्ययन है या फिर उन्होंने क्या क्या इजाद किया था, पहला है पृथ्वी को अपनी धुरी पे घूमती है। ये इन्फॉर्मेशन या फिर ये जो ज्ञान है ये इन्होंने ही दिया था। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। दूसरा इन्होंने कहा पृथ्वी गोल है और इसके परिधि का भी अनुमान लगाया था। धुरी पर घूमती है जिसकी वजह से रात और दिन बनते हैं। हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे कि पृथ्वी अपने स्थान पे जो घूर्णन करती है और जो परिक्रमण करती है वो कैसे दिन रात और मौसम पे प्रभाव करते हैं। सूर्य और चंद्र ग्रहण, अन्य ग्रह भी अपनी धुरी पर घूमते हैं। सूर्य और चंद्र ग्रहण की इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दी थी कि सूर्य और चंद्र ग्रहण भी कैसे, क्यों होता है, कैसे होता है। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो अन्य ग्रह हैं वो भी अपनी धुरी पे घूर्णन कर रहे हैं, अपनी धुरी पे घूमते हैं, परिक्रमण कर रहे हैं सूरज के। ठीक है, इनकी दो पुस्तकें हैं, आर्यभट्टीय और महासिद्धांत। ये इन्फॉर्मेशन थी, याद कर लीजिए। इन्हें गणितज्ञ के रूप में भी जाना जाता है और ज्योतिष शास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। तो ये चैप्टर पूरा हो गया। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो, ये इसकी स्क्रीनशॉट या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रीड एंड रिवाइज, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।